वसंत के उन दिनों में जब समूचे दक्षिण कैरोलिना में तेज बरसातें चल रही थीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक पुराना पेड़ जमीन में दबे सच को फिर उबार देगा। पर्यटकों की एक सामान्य सैर ने, जो सिर्फ फोटो लेने और जंगल की नाकाम पगडंडियों पर समय बिताने निकले थे, एक ऐसी खोज का रास्ता खोल दिया जो सालों से छुपे हुए एक जीवन और उसके अंत की वजह बनकर सामने आ गई। बाढ़ के पानी ने मिट्टी को खोला, पेड़ों की जड़ों को उजागर किया, और उसी जड़ों के नीचे एक सफेद हड्डी चमकी, धीरे धीरे, और फिर अचानक वह छोटी छोटी हड्डियां बाहर आईं, जैसे कोई पुराना बंद दरवाजा खुल रहा हो। जब विशेषज्ञ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह सिर्फ एक हड्डी नहीं थी, बल्कि एक पूरा कंकाल था, किसी इंसान का। खोपड़ी पर एक जंग लगी कील पड़ी थी, और उस कील पर एक छोटा कागज चिपका हुआ था जिसका एक हिस्सा पढ़ा जा सका। उस कागज में नक्शे के निशान थे, वही नक्शा जिसकी वजह से कुछ साल पहले एक आदमी अजीब तरीके से गायब हुआ था। यह छोटी सी खोज अचानक कई पुराने सवालों को फिर से जगा गई। वह आदमी कौन था? वह वहां अकेला क्यों गया था? और उस नक्शे ने उसे किस तरह के जाल में फंसा दिया था? उन सवालों के जवाब आसानी से नहीं मिलते। लेकिन एक बात साफ थी, यह मामूली घटना किसी साधारण हादसे से कहीं ज्यादा थी। जो कागज मिला था, उसकी बनावट और उस पर बने निशान ने इशारा किया कि किसी ने जानबूझकर एक संदेश रखा था, या फिर किसी ने मौत के बाद उसे वहीं छोड़ दिया था ताकि कोई उसे खोजे और सच सामने आ जाए। यह खोज एक रहस्य का पहला संकेत थी, और हर संकेत के साथ कहानी और गहरी होती गई। सूत्रों ने बताया कि वह व्यक्ति एक साधारण जिंदगी जीता था, एक बीमा कंपनी में दस्तावेज तैयार करने वाला कर्मचारी, शांत प्रकृति, और फिर भी दिल में साहस और उम्मीद की ख्वाहिश रखने वाला। वह गृहयुद्ध के खजानों की कहानियों पर विश्वास करता था और पुराने नक्शों की खोज में अपनी बचत लगाकर समय बिताता था। उसने आशा की कि कोई एक पुराना नक्शा उसे गरीबी से बाहर निकाल देगा, परंतु यहीं से उसकी तकदीर ने मोड़ ले लिया। दोस्ती, विश्वासघात और एक नकली वादा ऐसे जटिल घटनाक्रम बने कि उनकी आखिरी कीमत उसकी अपनी जिंदगी बनी। यह हुक आपको उस पल पर लेकर आता है जब प्रकृति ने उसे दुनिया के सामने फिर रख दिया, एक पुराना नक्शा, एक जंग लगी कील, और एक नाम जिसे कई सालों से गायब समझा जा रहा था। यह खोज केवल एक शव का खुलासा नहीं थी, बल्कि उस रिश्ते और उस राज का भी पर्दाफाश थी जिसने एक इंसान को खो दिया। इस कहानी में धोखा, लालच और न्याय की कहानी है, जो सुनने वाले को अंदर तक हिला देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। दक्षिण कैरोलिना के उस समय के शांत से दिखने वाले जीवन में रॉय डेनवर्स नाम का एक इंसान बिल्कुल साधारण तरीके से अपना हर दिन गुजारता था। वह एक बीमा कंपनी में दस्तावेज तैयार करने का काम करता था, और उसका रोजमर्रा का रूटीन भी साधारण ही था। सुबह काम पर जाना, दिन भर शांत बैठकर कागजी काम संभालना, और रात को अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट में लौट आना। रॉय कई सालों से अकेला रहता था। माता और पिता दोनों पहले ही गुजर चुके थे, और उसकी दुनिया में करीबियों में सिर्फ उसकी बहन जेसिका ही थी। रॉय कम बोलने वाला, शर्मीला और थोड़ा अंदर तक डूबा रहने वाला आदमी था। दफ्तर के साथ ही उसे अपने काम से मतलब रखने वाला और हमेशा शांत रहने वाला इंसान कहते थे। लेकिन इस चुप्पी भरी जिंदगी के अंदर एक अलग ही दुनिया छिपी थी। रॉय को इतिहास, पुराने किस्से और खोए हुए खजानों की कहानियां बेहद आकर्षित करती थीं। इसे सिर्फ शौक कहना कम होगा, वह इसे अपनी जिंदगी का दूसरा जीवन मानता था। वह रातों में देर तक बैठकर पुराने नक्शे, युद्धकालीन अभिलेख और अखबारों की फाइलें पढ़ता था। कई रातें वह अपने कमरे में बैठे बैठे दक्षिणी राज्यों की उन किंवदंतियों का पीछा करता था, जहां कहा जाता था कि गृहयुद्ध के दौरान पीछे हटती कॉन्फेडरेट सेनाओं ने सोना, चांदी और दूसरी कीमती चीजें जंगलों, दलदलों और पुराने रास्तों के पास गाड़ दी थी ताकि उत्तरी सेनाओं के हाथ न लगें। रॉय को इन कहानियों पर इतना भरोसा था कि जैसे यह सब सचमुच उसकी आंखों के सामने हुआ हो। वह हर सप्ताह अपने थोड़े से वेतन में से कुछ पैसे बचाकर किताबें खरीदता, नक्शों को प्रिंट करता और फिर हर शनिवार जंगलों और सुनसान जगहों पर जाकर तलाश करता। उसने एक मेटल डिटेक्टर खरीदा था, कोई बहुत महंगा नहीं, लेकिन उसकी दुनिया में वह एक खजाने की चाबी जैसा था। वह घंटों तक खेतों, खड्डों और पुराने रास्तों पर चक्कर लगाता, पर उसे कुछ खास नहीं मिला। कभी कभी कोई टिन का डिब्बा मिलता, कभी जंग लगी कीलें, कभी पुराने कैंपों के अवशेष, पर वह निराश नहीं होता।
उसके भीतर विश्वास की एक आग थी कि एक दिन वह कुछ बड़ा जरूर खोज लेगा। इसी तलाश के दौरान लगभग 5 साल बाद रॉय इंटरनेट पर एक फोरम पर पहुंचा। वहां लोग गृहयुद्ध के खजानों को लेकर चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग अनुभव लिख रहे थे, कुछ किस्से, और कुछ लोग नक्शों के बारे में सूचना देते थे। रॉय के मन में फिर जैसे कोई नई लौ जल उठी। उसने उस फोरम पर घंटों बिताने शुरू कर दिए। वहां उसे कई लोग मिले, कुछ गंभीर, कुछ मजाक करने वाले, और कुछ ऐसे जिन्हें सिर्फ रोमांच अच्छा लगता था। इन्हीं लोगों के बीच उसे एक दिन एक पुराना युद्धकालीन नक्शा दिखा, जो निजी संग्रह में होने का दावा किया गया था। नक्शे में निशान और पुराने रास्तों के नाम थे। रॉय को लगा कि उसने अपना सपना पा लिया है। नक्शा उसने ऑनलाइन खरीदा और इसके लिए उसने $300, यानी उसके लिए काफी बड़ी रकम, चुका दी। नक्शा हाथ में आते ही रॉय का व्यवहार बदल गया। वह और ज्यादा उत्साहित और बेचैन दिखने लगा। उसके चेहरे पर उम्मीद साफ झलकती थी। एक बार वह यह नक्शा अपनी बहन जेसिका को दिखाने गया। जेसिका ने नक्शा हाथ में लिया, ध्यान से देखा और कहा कि हो सकता है यह नकली हो। लेकिन रॉय तुरंत नाराज हो गया और घर से निकल आया। उसके मन में बस एक ही बात थी, यह नक्शा ही उसकी किस्मत को बदल देगा। इन्हीं दिनों रॉय की मुलाकात विक ले से हुई। विक उम्र में उससे बड़ा था, लगभग 42 साल का। वह पुरानी कारों का व्यापारी था और स्वभाव से बिल्कुल उल्टा, बातूनी, आत्मविश्वासी और कहानियां सुनाने में माहिर। दोनों की पहचान पहले ऑनलाइन हुई, फिर फोन पर बातचीत शुरू हुई और अंत में दोनों मिलने लगे। विक ने खजानों के बारे में भरी पूरी कहानियां सुनाई, कैसे वह पहले कई बार खजाना ढूंढते ढूंढते रह गया था, कैसे जंगलों में उसने नजदीक से इशारे देखे, और कैसे एक बार उसे लगभग ऐसा लगा कि उसने सोने की चमक देख ली है। रॉय उसकी बातों से प्रभावित हो गया। वह विक को अपना साथी समझने लगा। धीरे धीरे उनकी योजना आगे बढ़ी। रॉय विक को वह नक्शा दिखाना चाहता था जिसे उसने खरीदा था। जुलाई के आखिर में उसने विक को नक्शे की एक प्रति दिखाई। विक ने नक्शा हाथ में लिया और कुछ मिनट चुपचाप देखकर कहा कि यह वास्तविक लगता है। नक्शे में एक निशान बना था, एक पुराने रास्ते और एक पेड़ का चित्र, और एक क्रॉस का चिन्ह। विक ने आधुनिक मानचित्र से उसे मिलाया और दोनों को समझ आया कि वह जगह कोनगरी राष्ट्रीय उद्यान के पास के एक घने, दलदली इलाके में पड़ती है। वह जगह गर्मियों में बेहद गर्म और उमस वाली होती थी और वहां पर्यटक कम ही आते थे। विक ने रॉय से कहा कि यह छिपाने के लिए बिल्कुल सही जगह है। पर एक समस्या थी, रॉय ने अपनी खोज की बात जितनी गोपनीय रखनी चाहिए थी, उतनी नहीं रखी। उसने ऑनलाइन फोरम में नक्शे की बात लिख दी और बताया कि वह जल्द ही खोजने जा रहा है। कई लोगों ने उसे निजी संदेश भेजे। अधिकांश संदेश उसने अनदेखा कर दिए, पर 3 लोग ऐसे थे जिनसे उसने बात की। ये जॉर्जिया राज्य के थे और खुद को अलग अलग नामों से पेश करते थे, लेकिन असल में ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे। उनमें से मुख्य था रोनाल्ड बेचर, लगभग 42 साल का, आपराधिक पृष्ठभूमि वाला और संदिग्ध व्यवसाय करने वाला आदमी। इन लोगों ने रॉय को एक आकर्षक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि वे अभियान के लिए पैसे देंगे, मेटल डिटेक्टर, उपकरण, खाना, पानी, किराया, सबका खर्च। बदले में अगर खजाना मिला तो उन्हें हिस्सा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे 70% लेंगे और रॉय 30%। भले यह अनुचित सौदा था, पर रॉय के पास पैसे की कमी थी। उसने कार पर लोन लिया था और ईएमआई भर नहीं पा रहा था। घर का किराया भी चढ़ रहा था। रॉय को लगा कि खजाना मिलने पर सब ठीक हो जाएगा। इसी कारण उसने हाँ कह दी। अगस्त के मध्य में रॉय और विक उन तीनों जॉर्जिया वालों से मिले। यह मुलाकात एक कैफे की पार्किंग में हुई। तीनों आदमी गंभीर, खतरनाक और कम बोलने वाले थे। रोनाल्ड के हाथों पर टैटू थे और बाकी दोनों भी वैसे ही दिखते थे, मजबूत शरीर, साधारण कपड़े, पर आंखों में अलग तरह की सख्ती। उन्होंने नक्शा देखा, रॉय से सवाल किए और अंत में रॉय को $2000 नकद दे दिए। रॉय ने एक कागज पर हस्ताक्षर किए जिसमें लिखा था कि खजाना मिलने पर वह उनका हिस्सा देगा। कानूनी रूप से इसका कोई मतलब नहीं था, पर वह कागज उन लोगों के लिए काफी था। इसके बाद 2 आदमी, रॉय और विक, निशान वाली जगह जाने के लिए तैयार हुए।
तारीख तय हुई 19 अगस्त, मंगलवार, ताकि भीड़ कम हो। रॉय ने कंपनी में छुट्टी लिए जाने का बहाना बनाया। विक ने भी छुट्टी ले ली। उन्होंने नए फावड़े, मेटल डिटेक्टर, बैग, पानी और खाना खरीदा, यह सब उन्हीं पैसों से जो रोनाल्ड ने दिए थे। 19 अगस्त की सुबह दोनों पार्क पहुंचे। मौसम बेहद गर्म और उमस भरा था। रास्ता पहले तो साफ था, फिर धीरे धीरे घना, दलदली और पेड़ों की जड़ों से भरा हुआ हो गया। रॉय हाथ में मेटल डिटेक्टर लिए धीरे धीरे चलता रहा। सूरज सिर पर था और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। दोनों को रुक रुक कर पानी पीना पड़ रहा था। दोपहर तक वे नक्शे वाली जगह पर पहुंचे। पेड़ बड़े थे, जड़ें बाहर निकली थीं और जमीन गीली थी। उन्होंने खोज शुरू की। कई घंटों तक मेटल डिटेक्टर की बीप सुनाई देती रही, पर हर बार कचरा ही मिला, जंग लगे डिब्बे, कीले, तार। शाम करीब आने लगी। रॉय फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा था, लेकिन विक थक चुका था। रात को लगभग 9 बजे यह दोनों अपनी अपनी गाड़ियों तक पहुंचे। वे तय करके अलग हुए कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे। रॉय कार में कुछ देर बैठा रहा और रात को बहन जेसिका से फोन पर बात की। उसने कहा कि सब ठीक है और अगले दिन शायद कुछ अच्छा मिल जाए। अगली सुबह 20 अगस्त को रॉय ने कहा कि उसे गलती समझ आ गई है और असली जगह थोड़ी दूरी पर है, नाले के पास। दोनों फिर निकल पड़े और कई घंटों तक दलदली जंगल में चलते रहे। मच्छर असहनीय थे। 3 पुराने ओक के पेड़ों के पास मेटल डिटेक्टर अचानक जोर से बीप करने लगा। रॉय उत्साहित हो गया। उसने खुदाई की, पर जो मिला वह था सिर्फ एक पुरानी जंग लगी कुप्पी और उसमें टिन के छोटे टुकड़े। कोई सोना नहीं, कोई खजाना नहीं। अब विक का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में कुप्पी फेंक दी। उसने कहा कि नक्शा नकली है और रॉय को बेवकूफ बनाया गया था। दोनों में बहस हुई। फिर शाम तक वे पार्किंग लौट आए। विक अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया और उसने रॉय को आखिरी बार जिंदा देखा। रॉय उस रात घर नहीं पहुंचा। रॉय उस रात घर क्यों नहीं लौटा, यह सवाल अगले कई दिनों तक सबके मन में घूमता रहा, लेकिन उस समय इसकी शुरुआत सिर्फ उसकी बहन जेसिका की चिंता से हुई। 20 अगस्त की रात लगभग 10 बजे उसने रॉय को फोन किया था और रॉय ने थकी हुई लेकिन उम्मीद से भरी आवाज में कहा था कि कल कोशिश करूंगा। अगले दिन सुबह जेसिका ने फिर फोन किया, पर इस बार फोन बंद था। दिन के अंत तक भी कोई जवाब नहीं आया। जेसिका को अंदर से बेचैनी होने लगी। उसे पता था कि रॉय कभी फोन बंद करके गायब नहीं रहता। वह तुरंत विक को फोन करती है। विक ने बताया कि रॉय पिछली शाम पार्किंग में था। वह अपनी कार में बैठा था और उसने कहा था कि वह घर जा रहा है। विक ने कहा कि वह तब निकल गया था और उसे नहीं पता कि उसके बाद रॉय कहाँ गया। जेसिका ने एक और दिन इंतजार किया। 21 अगस्त दोपहर तक फोन बंद रहा। शाम होते होते उसका डर और बढ़ गया। रात तक उसने फैसला कर लिया कि अब उसे पुलिस से संपर्क करना होगा। अगले सुबह उसने स्थानीय पुलिस को कॉल किया और बताया कि उसका भाई पिछले 2 दिनों से गायब है और उसे आखिरी बार कोनगरी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था। पुलिस ने तुरंत पार्क प्रशासन से संपर्क किया। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड चेक किए गए। 20 अगस्त को रॉय डेनवर्स ने पंजीकरण कराया था, लेकिन उसने चेक आउट नहीं किया था। यह बात गंभीर थी, क्योंकि पार्क में हर व्यक्ति की एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेंजरों ने पार्किंग की जांच की। वहां एक बेज रंग की टोयोटा कैमरी खड़ी थी। नंबर प्लेट भी वही थी जो जेसिका ने बताई थी। कार बंद थी, खिड़कियां बंद थीं। अंदर सिर्फ एक स्पोर्ट्स बैग, पार्क का नक्शा और च्युइंग गम का पैकेट था। कार की चाबी गायब थी, मतलब रॉय ने चाबी अपने साथ ली थी। अब खोज बचाव शुरू हुआ। रेंजरों की टीम उस रास्ते पर गई जिस रास्ते का उल्लेख रॉय ने पंजीकरण फॉर्म में किया था, पश्चिमी हिस्से में पुराने ओक के पेड़ों के पास। वहां पहुंचकर उन्हें वह जगह दिखाई दी जहां खुदाई हुई थी, एक गड्ढा लगभग आधा मीटर गहरा। पास में पुराना जंग लगा फ्लास्क पड़ा था और उसके पास टिन के टुकड़े थे। आसपास के पैरों के निशान मिट चुके थे, क्योंकि जमीन कीचड़ भरी थी और रात की नमी ने सब ढक दिया था। रॉय का कोई पता नहीं था। खोज अभियान पूरे 3 दिनों तक चला। लगभग 30 लोग, रेंजर, स्वयंसेवक और कुत्तों की टीम, दलदल,
झाड़ियों और जंगल की गहराई तक जाते रहे। यह जंगल बहुत कठिन था, पानी भरा दलदल, गिरते पेड़, मच्छरों का हमला और ऐसी जगह जहां कोई रास्ता भी नजर नहीं आता था। कहीं भी ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे लगे कि रॉय वहां से गुजरा था। उसका बैग, फावड़ा, मेटल डिटेक्टर या मोबाइल फोन कुछ नहीं मिला। अब पुलिस का ध्यान एक ही नाम पर गया, विक लेस। वही आखिरी व्यक्ति था जिसने रॉय को जिंदा देखा था। 24 अगस्त को विक को थाने बुलाया गया। वह अपनी मर्जी से आया और शांत दिख रहा था। उसने बताया कि वह और रॉय खजाने की तलाश में गए थे। 2 दिन कोशिश की, पर सोने की जगह टिन मिला। उन्होंने बहस की और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जब अधिकारी ने पूछा कि वह रॉय को घर क्यों नहीं छोड़कर गया, तो विक ने कहा कि वे दोनों वयस्क थे और रॉय ने कहा था कि वह घर जा रहा है। अधिकारी ने पूछा कि क्या रॉय का किसी से झगड़ा था या दुश्मनी थी। विक ने कहा, नॉट रियली, वह चुपचाप रहने वाला इंसान था। लेकिन विक ने एक और बात कही, रॉय ने इस खोज के लिए कुछ जॉर्जिया वालों से पैसे लिए थे, लेकिन उसने ज्यादा जानकारी नहीं दी। यह नई जानकारी थी और खतरनाक भी। पुलिस ने जेसिका से भी विस्तृत बयान लिया। जेसिका ने बताया कि रॉय कर्ज में था, कार की किस्तें, किराया और सारी जमा पूंजी इन खोजों में खर्च होती जा रही थी। उसने बताया कि रॉय ने एक नक्शा खरीदा था और वह उससे इतना प्रभावित था कि उसे लगता था उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अब पुलिस ने रॉय के अपार्टमेंट की तलाशी ली। कंप्यूटर, नोट्स, ईमेल, सब खंगाले गए। ऑनलाइन फोरम पर उसके पुराने पोस्ट मिले, वहां उसने नक्शे और अभियान की बात लिखी थी। कई यूजर्स ने उसे निजी संदेश भेजे थे। उनमें से एक था रॉन B9 और एक था 61। आईपी एड्रेस से पुलिस ने पता लगाया कि रॉन B9 असल में जॉर्जिया का रोनाल्ड बेचर था। वह 42 साल का था और उसके खिलाफ पुरानी धोखाधड़ी और मारपीट के केस थे। उसका व्यवसाय था कार रिपेयर शॉप में काम, लेकिन असल आमदनी संदिग्ध तरीकों से। सितंबर की शुरुआत में रोनाल्ड को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वह अपने वकील के साथ आया। उसने माना कि वह रॉय से मिला था और उसे $2000 दिए थे, लेकिन उसने कहा कि रॉय बाद में कभी वापस नहीं आया। उसने कहा कि उसे लगा कि रॉय ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। उसने अलीबी भी दिया, 20 और 21 अगस्त को वह अपने काम पर था। टाइम शीट, फोरमैन, सब रिकॉर्ड मौजूद थे। पुलिस ने जांच की, सब ठीक निकला। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। अब मामला लगभग ठंडा पड़ने लगा। कई हफ्तों की खोज के बाद कुछ नहीं मिला। रॉय जैसे हवा में गायब हो गया था। लोग कहते, वह दलदल में फंस गया होगा या गर्मी और थकान से बेहोश होकर गिर पड़ा होगा। कुछ कहते, जंगल में जंगली जानवरों ने खींच लिया होगा। पर कोई निश्चित नहीं था। फिर महीनों बीत गए। रॉय का अपार्टमेंट खाली कर दिया गया। सामान डिब्बों में भरकर जेसिका के घर आ गया। उसकी कार 1 महीने बाद बेच दी गई। धीरे धीरे परिवार को यकीन होने लगा कि शायद रॉय वापस नहीं आएगा। विक भी गायब हो गया। 2006 में वह फ्लोरिडा चला गया और उसने अपना नाम बदल लिया, विक्टर लेन। पुलिस ने उस पर नजर नहीं रखी। मामला पूरी तरह ठंडा हो गया। 6 साल और गुजर गए। फिर आया 2009। उसी जॉर्जिया के 2 लोग, डरिल केन और मार्कस होल्ट, की हत्या कर दी गई। ये वही 2 लोग थे जो रोनाल्ड के साथ पार्किंग में रॉय से मिले थे। उन्हें गोली मार दी गई। पुलिस ने इसे गैंग की लड़ाई कहकर दर्ज कर लिया। किसी ने यह नहीं सोचा कि इनका रॉय से कोई संबंध था। मामला यही बंद रह गया, जब तक कि 2013 में बाढ़ आई और पुराने ओक की जड़ों के नीचे दबी खोपड़ी बाहर नहीं आई। 2013 की वह बाढ़, जो पूरे दक्षिण कैरोलिना में बड़े विनाश का कारण बनी, अनजाने में एक ऐसा राज भी सामने ले आई जिसने 10 साल से दबी एक सच्चाई को उजागर कर दिया। भारी बारिश के कई हफ्तों बाद जब पानी उतरने लगा, कोनगरी राष्ट्रीय उद्यान में मिट्टी बहने लगी, रास्तों के किनारे बदल गए और पुराने पेड़ों की जड़ें दिखाई देने लगीं। इन्हीं जड़ों के बीच 6 मई को कुछ पर्यटकों को एक अजीब चीज दिखी, गिरे हुए पत्तों के नीचे एक लंबी, सफेद, चमकती हड्डी। किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया।
वे तुरंत पार्क कार्यालय पहुंचे और रेंजरों को इसकी सूचना दी। कुछ घंटों के भीतर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और चिकित्सा विशेषज्ञ वहां पहुंच गए। जो सामने था वह सिर्फ एक हड्डी नहीं थी। जड़ों के नीचे लगभग पूरा कंकाल मौजूद था, जैसे वह मिट्टी में दबा हुआ धीरे धीरे ऊपर आया हो। शरीर करवट लेकर पड़ा था और खोपड़ी आसपास की हड्डियों से थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। विशेषज्ञ तुरंत समझ गए कि यह कोई हाल की मौत नहीं है, कम से कम कई साल पुरानी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज वह थी जो खोपड़ी में धंसी हुई थी। माथे की हड्डी में एक लंबी, जंग लगी कील घुसी हुई थी। कील के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा कागज चिपका था, गीला, फटा, लेकिन अभी भी किसी तरह चिपका हुआ। विशेषज्ञ ने सावधानी से तस्वीरें लीं, फिर कील और कागज को धीरे से हटाया और अलग बैग में सील कर दिया। पास में और भी चीजें मिलीं, एक फटे बैग से निकली धातु की बेल का बकल, कपड़े के कुछ छोटे टुकड़े और एक प्लास्टिक बोतल का आधा टूटा हिस्सा। अगले दिन फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने जांच शुरू की। कंकाल लगभग 35 से 40 वर्ष के पुरुष का था। उसकी लंबाई लगभग 175 सेंटीमीटर बताई गई। हड्डियों की स्थिति, टूट-फूट और ऊतकों के नष्ट होने की गति से अनुमान लगाया गया कि मृत्यु लगभग 9 या 10 साल पहले हुई थी। सबसे बड़ा संकेत था खोपड़ी में कील घुसना। यह किसी दुर्घटना का असर नहीं था, यह जानबूझकर की गई घटना थी। किसी कुंद चीज से जोरदार वार करके कील को भीतर धंसाया गया था। विशेषज्ञों ने तुरंत कह दिया कि मौत उसी समय हुई होगी, शायद कुछ ही मिनटों के भीतर। अब पहचान का सवाल था। कंकाल को लापता व्यक्तियों के रिकॉर्ड से मिलाया गया। दांतों की भराई और कुछ खास निशानों की वजह से जल्दी ही एक नाम सामने आया, रॉय डेनवर्स। वही रॉय जो 2003 में गायब हुआ था। उसका दंत चिकित्सक साल भर पहले उसके दांतों का चार्ट बनाकर गया था। वह चार्ट बिल्कुल मेल खा गया। अब कहानी फिर से शुरू हो गई, पर इस बार यह एक लापता व्यक्ति का मामला नहीं था। अब यह हत्या थी। फॉरेंसिक टीम ने कागज पर मिले नक्शे की भी जांच की। वह कागज 10 साल तक मिट्टी में भीगता रहा था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा बचा था। विशेषज्ञों ने उसे सुखाया, उसकी बनावट देखी और पाया कि इस कागज को कृत्रिम रूप से पुराना दिखाया गया था, चाय की पत्तियों या कॉफी से रंग चढ़ाकर। उस पर हाथ से बनाया हुआ एक पैर, रास्ते का निशान और एक क्रॉस बना था। यह वही नक्शा था जिसकी बात विक, जेसिका और फोरम के यूजर्स ने पहले की थी। यानी यह नक्शा नकली था और उसे सिर्फ दिखाने के लिए किसी ने जाली तरीके से पुराना बनाया था। अब जब मौत की पुष्टि हो गई, केस दोबारा खोला गया। जांच अधिकारी ने सबसे पहले जेसिका से संपर्क किया। उसने फोन पर रोते हुए पूछा, उसे क्या हुआ? अधिकारी ने संयम से जवाब दिया, किसी ने उसकी हत्या की थी। उसे सिर में कील ठोककर मारा गया और वहीं दफना दिया गया। जेसिका को यह बात सुनकर जैसे दुनिया हिल गई। 10 साल की प्रतीक्षा, उम्मीद और आशंका, सभी एक झटके में खत्म हो गए। अब दोबारा उसी व्यक्ति की तरफ ध्यान गया जो आखिरी बार रॉय के साथ था, विकलेस। पुलिस ने उसके पुराने पते पर संपर्क किया, पर वह वहां नहीं था। थोड़ी तलाश के बाद पता चला कि वह फ्लोरिडा में विक्टर लेन नाम से रह रहा है। 2007 में वह एक वित्तीय धोखाधड़ी के केस में पकड़ा गया था और 2 साल की सजा के बाद 2009 में पैरोल पर बाहर आया था। यह जानकारी जांच का रुख बदलने के लिए काफी थी। फ्लोरिडा पुलिस की मदद से विक को 10 मई को उसके काम की जगह से गिरफ्तार किया गया। अगले दिन दक्षिण कैरोलिना से जांच अधिकारी पहुंचा और पूछताछ शुरू की। इस बार विक का रवैया पहले जैसा शांत नहीं था। जब अधिकारी ने उसे बताया, रॉय की खोपड़ी मिल गई है, तो विक का सिर नीचे झुक गया। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीमे से पूछा, कैसे मरा? अधिकारी ने खोपड़ी की तस्वीरें उसके सामने रख दीं। विक ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। अब अधिकारी ने सीधे सवाल किया, अगस्त 2003 में पार्क में क्या हुआ था? पहले विक ने वही पुरानी कहानी दोहराई, हम अलग हो गए थे। मैंने उसे जिंदा छोड़ा था। अधिकारी ने कहा, हमने रॉय के जीवन से जुड़े सभी लोगों को ढूंढ लिया है। रोनाल्ड बेचर मिला। उसके 2 साथी, डेरिल केन और मार्कस होल्ट, दोनों की 2009 में हत्या हो चुकी है। अब केवल तुम और रोनाल्ड बचे हो। सच बताओ।
यह सुनकर विक की सांसें तेज हो गईं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, अगर मैं सब बता दूं, तो क्या मुझे वकील चाहिए? अधिकारी ने कहा, वकील तुम्हारा अधिकार है, पर अगर सच बताना चाहते हो, तो यही समय है। अब विक का चेहरा ढहने लगा। फिर, पहली बार, उसने असली कहानी बताना शुरू किया। उसके अनुसार, जब 20 अगस्त को उन्हें सोने की जगह टिन मिला, तो रॉय बुरी तरह टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि नक्शा नकली था। और उससे भी बुरा, उसने रोनाल्ड के दिए हुए $2000 का एक हिस्सा खर्च कर दिया था। उसने वादा किया था कि खजाना मिलने पर सब लौट देगा। अब न खजाना था, न उम्मीद। विक ने बताया, पार्किंग में लौटकर उसने रोनाल्ड को फोन किया था। मैं उसकी बातें नहीं सुन पाया, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वह बहुत डरा हुआ है। उसने कहा कि रोनाल्ड अगले दिन शाम को उसी पार्किंग में मिलने चाहता है। मैंने कहा, मैं चलूं। उसने मना कर दिया। वह अकेला जाने वाला था। विक उसी शाम घर चला गया। पर उसने भी जल्दी समझ लिया कि यह मुलाकात सामान्य नहीं होगी। फिर 3 दिन बाद, रोनाल्ड ने विक को फोन किया। उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक थी। उसने कहा, रॉय अब समस्या नहीं है। और अगर तुमने पुलिस को अनावश्यक कुछ बताया, तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। विक डर गया। उसने चुप्पी साध ली। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सिर्फ आधी बात बताई, खोज, बहस, फिर अलग होना। उसने मुलाकात, फोन कॉल या धमकी का जिक्र नहीं किया। अब जब मामला दोबारा खुल गया था, और अब रॉय का कंकाल सामने आ चुका था, विक ने स्वीकार किया कि उसे वर्षों से शक था कि रॉय की हत्या की गई थी। उसका यह भी अनुमान था कि रोनाल्ड और उसके साथी, डरिल और मार्कस, 21 अगस्त की शाम पार्किंग में आए होंगे और रॉय को मार दिया होगा। पूछताछ रिकॉर्ड की गई। विक पर जानकारी छुपाने और न्याय में बाधा डालने का मामला चला। बाद में उसने कम सजा के बदले पूरा सच बताने की पेशकश की। विक की गवाही के आधार पर रोनाल्ड बेचर की गिरफ्तारी का वारंट निकला। उसे 15 मई 2013 को पकड़ा गया। दक्षिण कैरोलिना लाकर उसके ऊपर प्रथम श्रेणी हत्या का आरोप लगाया गया। रोनाल्ड ने सब कुछ नकार दिया। उसने कहा, विक झूठ बोल रहा है। लेकिन फोन रिकॉर्ड ने कहानी को बदल दिया। 20 अगस्त की शाम रॉय ने जिस नंबर पर फोन किया था, वह नंबर रोनाल्ड के नाम पर था। 21 अगस्त की शाम उसी फोन से एक कॉल निकली, डरिल केन के फोन पर। डरिल वही व्यक्ति था जिसकी 2009 में हत्या हो चुकी थी। यानी दोनों ने उस दिन संपर्क किया था। इससे यह साबित नहीं हुआ कि हत्या किसने की, लेकिन यह साफ हो गया कि वे तीनों रॉय की आखिरी मुलाकात के बारे में जानते थे। अब अभियोजन ने पूरी कहानी अदालत में रखी, विक की गवाही, फोन रिकॉर्ड, नकली नक्शा और वह कील जो रॉय की खोपड़ी में ठोकी गई थी। बचाव पक्ष कहता रहा कि यह परिस्थितिजन्य मामला है। पर जूरी ने तर्क और घटनाओं की श्रृंखला को एक साथ देखकर फैसला सुना दिया, रोनाल्ड बेचर दोषी है। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली, बिना पैरोल के। विक को 5 साल की सजा मिली, जिसमें से 3 साल के बाद वह पैरोल पर बाहर आया और फ्लोरिडा लौट गया। वहां वह आज भी चुपचाप जी रहा है। जेसिका ने अपने भाई के अवशेष लिए और उनका अंतिम संस्कार किया। उसने राख को उन पहाड़ों में बिखेरा, जहां रॉय अपनी युवावस्था में हाइकिंग किया करता था। उसने स्थानीय अखबार से कहा, उसे विश्वास था कि वह इस किंवदंती से अमीर बनेगा। पर यह नक्शा उसकी कब्र बन गया। और इसी तरह 10 साल पुराना एक रहस्य अपने अंतिम सत्य पर पहुंचा, एक नकली नक्शा, कुछ गलत लोगों पर भरोसा और एक गलत उम्मीद ने एक शांत, सपने देखने वाले इंसान की जान ले ली। रॉय डेनवर्स की कहानी एक ऐसे अंत पर पहुंचती है, जो सुनने में जितना दर्दनाक लगता है, उतना ही गहरा सबक भी दे जाता है। एक शांत, सामान्य और अपने काम में लगे रहने वाले आदमी ने सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवाई, क्योंकि उसने उम्मीद की एक किरण को हकीकत समझ लिया था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, ज्यादा दोस्त नहीं थे, और जीवन में कोई बड़ा सपना भी नहीं था, सिवाय उस खजाने की तलाश के, जिसकी कहानियां उसने किताबों और फोरम पर पढ़ी थीं। वह सोचता था कि अगर एक मौका मिल जाए, एक सही सुराग मिल जाए, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है।
पर उसे यह नहीं पता था कि वही सपना उसे ऐसे लोगों के संपर्क में ले आएगा जिनके इरादे बिल्कुल अलग थे। रॉय द्वारा खरीदा गया नक्शा नकली था, यह बाद में साबित हुआ। पर असली नुकसान नकली नक्शे ने नहीं किया, असली नुकसान उस भरोसे ने किया जो रॉय ने गलत लोगों पर कर लिया। उसने सोचा कि रोनाल्ड और उसके साथी सिर्फ पैसे लगाने वाले लोग हैं, जबकि वे पैसे को उधार नहीं, गिरवी की तरह देखते थे। उनके लिए यह एक सौदा नहीं, एक दबाव का तरीका था। रॉय की नासमझी और रोमांच की चाह ने उसे ऐसे जाल में डाल दिया जहां से निकलना संभव नहीं था। जंगल, जो पहले उसके लिए रोमांच और खोज का स्थान था, वही उसकी आखिरी मंजिल बना। एक पुराना ओक का पेड़, दलदली मिट्टी और एक नक्शा जिसे उसने उम्मीद का रास्ता समझा, आखिरकार उसकी कब्र बन गया। 10 साल तक वह वही दबा रहा। समय, मिट्टी, बारिश और पेड़ों की जड़ों ने उसके निशान ढक दिए। लेकिन सच कभी पूरी तरह छुपता नहीं है। 2013 की बार ने वह मिट्टी हटा दी, जड़ें खुल गईं और रॉय का सच फिर सामने आ गया। यह भी एक विडंबना ही थी कि वही नक्शा, जिसकी वजह से रॉय मरा, वही नक्शा कील पर चिपका हुआ उसकी खोपड़ी में मिला, जैसे अपराधी ने इसे एक तंज की तरह, एक चेतावनी की तरह वहां छोड़ा हो। शायद यह संदेश था कि धोखे की कीमत यही है, लेकिन असल में धोखा रॉय ने नहीं दिया था, वह खुद धोखे का शिकार हुआ था। जांच, मुकदमे और गवाहियां यह साबित करती है कि अपराध भले कितना पुराना हो, लेकिन समय उसे मिटा नहीं सकता। अंत में रोनाल्ड बेचर को उम्र कैद मिली, विक को सजा मिली, और जो लोग इस मामले में शामिल थे, डरिल और मार्कस, वे पहले ही मारे जा चुके थे। न्याय देर से आया, पर आया जरूर। जेसिका, जो अपने भाई की तलाश में सालों तक उम्मीद और दर्द के बीच झूलती रही, अंत में उसे कम से कम यह जानने का सुकून मिला कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। उसने उसकी राख को उन पहाड़ों में बिखेरा जहां रॉय बचपन में घूमना पसंद करता था, एक शांत जगह, जहां शायद उसका मन हमेशा रहता था। रॉय की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज कोई हथियार नहीं होता, बल्कि भरोसा होता है, जो गलत हाथों में चला जाए तो सबसे बड़ी त्रासदी बन सकता है। यह कहानी याद दिलाती है कि लालच नहीं, बल्कि सावधानी जीवन को सुरक्षित बनाती है। और यह भी कि सच कितना भी गहरा दबा हो, एक दिन सामने जरूर आता है, जैसे कील में चिपका हुआ वह नक्शा, जिसने आखिरकार 10 साल पुराने अपराध की तस्वीर साफ कर दी। अगर आपको रॉय डेनवर्स की यह पूरी कहानी सोचने पर मजबूर करती है, अगर आपको लगता है कि सच कितना भी गहरा दबा हो, एक दिन बाहर जरूर आता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही असली घटनाओं की गहराई तक जाने वाली कहानियां आप आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, आपके हिसाब से रॉय की सबसे बड़ी गलती क्या थी, और ऐसी स्थिति में आप क्या करते? आपका एक एक कमेंट मुझे नई कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे।